विचार आए नाम के बारे में, और ऐसा भी लगा कि संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है। आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। मित्रों, आज हम आजादी के बाद के भारत के इतिहास के एक काले अध्याय को याद करने के लिए एकत्रित आए हैं। ऐसा कहते हैं कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने ही ये घोषणा की। जब ये निर्णय हो रहा था तब कई सारे विचार आए नाम के बारे में, और ऐसा भी लगा कि संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, निर्मम शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। मित्रों, 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक सोच जमीन पर उतारने का, एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर, चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का काम किया। और उसके बाद हम सब जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और इमरजेंसी डालने का मूल कारण भी जो 12 जून का फैसला था वो था। 12 जून को 2 घटनाएं एक साथ हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री के इलेक्शन को खारिज कर दिया। उनको बताया कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। पूरे देश में सन्नाटा छा गया और सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे मिला। इसके साथ साथ 12 जून को एक और घटना हुई थी। मैं गुजरात से आता हूं। 12 जून को ही गुजरात में जनता मोर्चे का प्रयोग सफल हुआ और गुजरात में कांग्रेस की सत्ता का अंत होकर
जनता पार्टी की सरकार होनी। इससे घबराकर 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। और जेपी के आंदोलन में महंगाई के खिलाफ छात्र इकट्ठा हुए, अन्याय के खिलाफ रेल कर्मचारी इकट्ठा हुए और जगह जगह पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और उसमें अंत में 12 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी को संसद सदस्य के नाते गैरलायक बना दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और 24 जून की रात को ही इन्होंने इमरजेंसी डालकर स्टे देने वाली कोर्ट को भी चुप कर दिया, अखबारों को भी चुप कर दिया, आकाशवाणी को भी चुप किया और 1,10,000 सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। सुबह 4 बजे कैबिनेट बुलाई, कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ और उसकी घोषणा करने का काम हो गया। शाह कमीशन ने पूरी जांच के बाद कहा डिटेंशन, स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और डिमोलिशन, ये तीनों ने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भय और आतंक का वातावरण किया, इसका कहीं विश्व में कोई जोड़ नहीं मिल सकता है। मित्रों, विजयाराजे सिंधिया, जेपी स्वयं, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल जी, अडवाणी जी, आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिंह, गायत्री देवी, मुलायम सिंह यादव और डीएमके के नेता, ये सारे के सारे कोई जुर्म के बगैर जेल की सलाखों में पहुंचा दिए गए। अखबारों के दफ्तर बंद हो गए, 253 पत्रकार गिरफ्तार हो गए, 29 विदेशी पत्रकारों को देश के बाहर भेज दिया और कई सारे अखबारों ने संपादकीय को खाली रखकर इसके सामने प्रोटेस्ट किया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस प्रमुख, जनसत्ता प्रमुख था, उनकी बिजली काट दी गई और संसदीय कार्यवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। न्यायालय को भी एक प्रकार से नियंत्रित कर दिया गया। देश भर में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हुए। संविधान के अंदर 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, अनुच्छेद 223A, 223B, इसके साथ साथ अनुच्छेद 123, 213, 352(5), 19 और अनुच्छेद 356 का उपयोग कर लोकसभा का आयुष्य भी बढ़ाया गया। न्यायपालिका में खिलाफ फैसले देने वाले जजों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से रोका गया। उसके पहले ही 3 न्यायाधीशों को कुदाकर चीफ जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाने का काम किया था। और यहां जो युवा बैठे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, कभी ड्यूएट सॉन्ग सुनते हो तो उसमें जेंट्स और लेडीज दोनों आवाज एक ही कलाकार की क्या हो सकती है? इमरजेंसी के वक्त हुआ था, किशोर कुमार की आवाज को बंद कर दिया, मनोज कुमार की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, देव आनंद को
दूरदर्शन से प्रतिबंधित किया, आंधी फिल्म को और किस्सा कुर्सिका को उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मित्रों, संविधान की हत्या करने के बाद इस भारत के संविधान को मौन कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई और बाद में एक दिन विपक्ष को झांसा देने के चक्कर में इमरजेंसी उठाई, देश में चुनाव आया, सारी विपक्षी पार्टियां जयप्रकाश जी के दिव्य नेतृत्व में एकत्रित हुई और देश की जनता ने तानाशाही की मानसिकता वाली श्रीमती गांधी को ऐसा दंड दिया कि वो स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। और ये दिन इसलिए याद रखना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दिन को याद रखा जाए और इसीलिए मोदी जी ने आग्रह किया था कि संविधान हत्या दिन के रूप में आज के दिन को मनाया। आज एक विचार जो उस वक्त पनपा था, राष्ट्र से बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा मैं हूं और देश हित से बड़ी सत्ता है, उससे उलट आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रथम की सोच पूरी जनता के जनमानस के अंदर गूंज रही है। और ये परिवर्तन उन हजारों लोकतंत्र के योद्धाओं के संघर्ष के कारण है, जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे और जो नारा बनाया गया था इंदिरा इज इंडिया, वो नारे को उलट कर इंदिरा अगेंस्ट इंडिया का नारा गगन में गूंजने लगा और परिवर्तन हुआ। इसी के कारण आज हमारे 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में पूरी दुनिया में भारत को हर क्षेत्र में प्रथम लाने के लिए संघर्ष कर रही है, संकल्पित हुई है और आगे बढ़ रही है। मित्रों, आइए आज हम सब और विशेष कर इस देश के किशोर और युवा आगे आए और इतिहास को, हमारे बच्चों को, किशोरों को और युवाओं को समझाएं, एक काले अध्याय को उनसे परिचय कराएं और भविष्य में कोई भी तानाशाह ऐसी हिम्मत न कर सके, इस प्रकार का देश का विचार भी बनाएं, कार्य संस्कृति भी बनाएं। फिर से एक बार मैं वो सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को जिन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, वो सभी को आज के दिन पर मन पूर्वक नमन कर उनका स्मरण करता हूं। राम बहादुर जी आज बैठे हैं। राम बहादुर जी जैसे उस वक्त के संघर्ष के करने वाले जितने भी लोग जीवित हैं, वो सभी को भी प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलिए। अभी भी किसके मन में कोई संभावना पड़ी है तो निकल जाए। दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान।
हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक दूरदर्शन था, ऑल इंडिया रेडियो था, वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में था और हमारे पास में और बल्कि देश की जनता के पास खबरें जानने का कोई तरीका नहीं था। ये BBC से पता चला था कि देश में इमरजेंसी लग गई है। मैंने और विजय गोयल ने प्लान किया कि हम लोग एक पर्चा निकालेंगे, साइक्लोस्टाइल्ड न्यूज़पेपर जिसको हमने कहा था, उसका नाम हमने रखा मशाल। मुझे पुलिस ने हथकड़ी लगाई और पूरे रास्ते वो हथकड़ी से खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। सर, इमरजेंसी को 50 साल बीत चुके हैं। ये दर्द जो है आज भी लोग नहीं भुला पाए। क्या वजह थी आखिरकार, क्यों इमरजेंसी लागू की गई थी? देखिए, मुझे 50 साल पहले की वो काली रात याद है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हम सब लोग जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का हिस्सा थे और उस रात हमें पता चला कि देश में जितने बड़े बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, लालकृष्ण अडवाणी, सबको रातों रात गिरफ्तार करके अलग अलग जगह, किसी को अंबाला, किसी को रोहतक, किसी को बेंगलोर, देश भर में भेज दिया गया। यूनिवर्सिटी में हमारे लीडर थे अरुण जेटली, वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उनके घर पुलिस पहुंची तो उनके फादर लॉयर थे, उन्होंने किसी तरह पुलिस को उलझाया और अरुण जी को उन्होंने पीछे के दरवाजे से निकाल दिया। और मैं तो 17 साल का था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था। जब अरुण जी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही, उन्हें वापस विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने एक जुलूस निकाला यूनिवर्सिटी में और उसमें हमने नारे लगाए, तानाशाही मुर्दाबाद, हमारे नेताओं को रिहा करो। और फिर यूनिवर्सिटी का जो कॉफ़ी हाउस में, उसमें ऊपर जाके मुझे आज भी याद है, अरुण जी टेबल पर खड़े हो गए, हम सब लोग चारों तरफ खड़े थे और वो भाषण दे रहे थे। और तब हमने देखा कि पुलिस चारों तरफ से धीरे 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 घेरा बनाते हुए हम सबको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो पुलिस स्टेशन जो SHO थे, वो सब लोग के दोस्त थे, उन्होंने धीरे से आके कान में कहा कि तुम लोग निकलो। तो हम लोग एक एक करके निकल गए, लेकिन अरुण जी को जिस साथी के स्कूटर पे बैठ के जाना था वो गायब हो गए। तो अरुण जी को तो पुलिस पकड़ के पहले पुलिस स्टेशन ले गई और बाद में उन्हें अंबाला जेल भेज दिया गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मैं और विजय गोयल दोनों साथ थे स्कूटर पे। रात को हमें पता चला कि सुबह अखबार नहीं आएंगे क्योंकि अखबारों की बिजली काट दी गई थी, अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को पूरी तरह कुचल दिया गया था। दूरदर्शन था, ऑल इंडिया रेडियो था, वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में था और हमारे पास में और बल्कि देश की जनता के पास खबरें जानने का कोई तरीका नहीं था। ये BBC से पता चला था कि देश में इमरजेंसी लग गई है और बाद में ऑल इंडिया रेडियो पर मिसेस गांधी ने अनाउंस किया। तो 2 दिन तक तो हम लोग भी परेशान थे, कभी किसी की दुकान पर सो जाते थे, कभी किसी के घर में सो जाते थे। हमारे घर में लगातार पुलिस हमें ढूंढ रही थी। फिर सोचा क्या करें। सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को कुछ खबर नहीं पता चल रही थी। तो मैंने और विजय गोयल ने प्लान किया कि हम लोग एक पर्चा निकालेंगे, साइक्लोस्टाइल्ड न्यूज़पेपर जिसको हमने कहा था, उसका नाम हमने रखा मशाल। और उसके ऊपर जो साइक्लोस्टाइलिंग पेपर है, उसमें मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी तो मैं हाथ से उस पर पूरी खबर लिखता था। तो मैं तो कहूँगा कि जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में वो पहला स्टेप था जो ज़बरदस्ती मेरे सिर पे आके पड़ा
और फिर उस अखबार में हम लिखते थे कि यह सारे लीडर जेल में हैं, किसने भूख हड़ताल के, जो जो खबरें हमको मिलती थी। तो कई दिन तक वो सिलसिला जारी रहा और वो अखबार लेके हम फिर लोगों के घरों में डालाते थे। वो काफी दिन तक ये सिलसिला हमारा चलता रहा। सर, एक लंबा समय आपका जेल में बीता, उम्र कम थी, कम उम्र में अचानक से जो कि जुवेनाइल उसमें आते थे, कहीं भी लीगली अला परमिशन नहीं थी कि आपको जेल भेजा जाए, वो जो समय था और जिस ग्रुप के साथ आपको रखा गया था उसके बारे में क्या कहेंगे? दो बातें थी। पहली बात तो ये कि जिस दिन मुझे पकड़ा गया, जिस जगह से हम लोग, एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था, उनकी साइक्लो स्टाइलिंग मशीन पर रात के अंधेरे में वो अखबार निकालते थे, साइक्लो स्टाइल करते थे, वहां पर पुलिस का छापा पड़ा। विजय गोयल तो भाग गए, मैं पकड़ा गया और मुझे पुलिस ने हथकड़ी लगाई और पूरे रास्ते वो हथकड़ी से खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले गए और वहां फिर उन्होंने बहुत पिटाई की और मुझे कुर्सी पे बिठा के मेरे पांव सामने की कुर्सी पर बांध दिए और जो शिन्स हैं जो उनके ऊपर वो डंडे मारते रहे। तो खून भी बहता रहा, लेकिन वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि मदनलाल खुराना कहाँ है, तुमने विजय गोयल को कहाँ भगा दिया, इसके लिए तुम्हें फाइनेंस कहाँ से मिलता है। तो पूरी रात ये सिलसिला चला और फिर उन्होंने, पुलिस वाले ने मुझे ये भी बता दिया कि आपके कोई कानूनी अधिकार नहीं है, हम चाहें तो आपको यहाँ गोली भी मार सकते हैं, हम चाहें तो आपको अभी खत्म कर सकते हैं। तो लेकिन मन में डर नहीं था, क्योंकि साल भर से हम लोग जेपी के आंदोलन में थे, तो बहुत पुलिस की लाठियां भी खाई थी, मार भी खाई थी। पहले भी एक दो बार, एक दो दिन के लिए जेल गए थे, तो चिंता नहीं थी। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट ने कुछ सुना नहीं। बस दुख ये था कि बाहर जो 30 हजारी कोर्ट के बाहर जो लोग खड़े थे, उस भीड़ में मेरे फादर खड़े थे और वो आना चाहते थे और वो मेरे पास तक नहीं आ पाए, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और फिर जब मैं तिहाड़ जेल पहुंचा तो चूंकि मैं टीनेजर था, 17 साल उम्र थी, तो उन्होंने मुझे पॉलिटिकल वार्ड में भेजने के बजाय एक टीनेजर्स के वार्ड में भेज दिया, क्रिमिनल्स के साथ। उस वार्ड को कहते थे मुंडा खाना। वहां पर मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या करते। एक सेल थी छोटी सी जिसमें नॉर्मली 4 लोग रह सकते हैं, उसमें उन्होंने करीब 12 लोग बंद थे। तो रात भर, एक तो पहले उन्होंने मुझे पूछा आपको चोट कैसे लगी, तो मैंने बताया कि पुलिस ने मारा। तो उन्हें लगा अच्छा, तो उन्हें कहा कि आप तो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर मैंने पूछा आप लोग यहाँ क्यों हैं, तो एक ने कहा कि मेरा काम है मलकागंज से लेके कमला नगर तक का। मैंने पूछा क्या काम है, जेब काटने का। कोई दूसरा था जिसने बताया मेरा काम है मीटर चुराने का। उस वार्ड का जो इंचार्ज था उसने संगम सिनेमा पर मर्डर किया था, तो उसको उम्र कैद की सजा हुई थी। उस वार्ड का इंचार्ज था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। उसने मुझे पहचाना और उसने कहा कि मैं आपको पॉलिटिकल वार्ड भिजवा दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ से लड़के पॉलिटिकल वार्ड में जाते हैं काम करने के लिए। करीब 2 दिन के बाद में वो पॉलिटिकल वार्ड में मैसेज पहुंचा और फिर वहां से जो हमारे दोस्त थे वो आए और मैंने देखा कि वो तो अच्छे खासे सफेद कपड़े पहने हुए, कुर्ता पजामा, और वो फिर मुझे ले गए। तो पॉलिटिकल वार्ड लाइक ए प्रिजनर्स कैंप, जिसमें एक डिस्पेंसरी भी थी, जिसमें एक किचन भी थी, जिसमें एक लाइब्रेरी थी और खाना वहीं बनता था और लोग लाइन में बैठ के खाना खाते थे। सबसे पहले मुझे डिस्पेंसरी ले गए, जो घाव थे उस पर दवाई लगाई, पट्टी बांधी। फिर एक उन्होंने मुझे सेल दिया, वहां पर बिस्तर था सोने के लिए, कुछ दवाई दी। और फिर सुबह जब मैं उठा तब मुझे पता चला कि मैं एक पॉलिटिकल वार्ड में आ गया हूँ। सर, ये जो 2 दिन का जो समय था, ये ट्रॉमेटिक, मतलब किस तरह से आपके जहन में, और ये जो दर्द था ये कितना ज्यादा आपके लिए खतरनाक? 2 दिन वो बहुत ही ऐसे पेनफुल दिन थे जिनको मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। एक तो चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, इलाज का कोई तरीका नहीं था और उस वार्ड में न तो टॉयलेट था ठीक से, न खाने के लिए कुछ था। ये तो फॉर्चुनेटली उस नंबरदार जिसे कहते हैं, जो इंचार्ज था वार्ड का, जो मर्डरर था, उसने मुझे पहचाना और उसने मुझे थोड़ी बहुत मदद की। वो अपने सेल में खाना पकाता था, वो खाना उसने दिया और वो मुझे बार बार पूछता था कि बीड़ी पिएंगे या सिगरेट पिएंगे या चाय पिएंगे। तो लेकिन वो 2 दिन ऐसा लगता था कि शायद अब जीवन यहीं खत्म हो जाएगा, इसके आगे अंधकार है, कोई रास्ता नहीं है और मुझे इन क्रिमिनल्स के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि पॉलिटिकल वार्ड में कैसा एटमॉस्फेयर होगा। और फिर ये जो क्रिमिनल्स थे ये तरह तरह की बातें बताते थे। ये कहते थे कि अब आपको यहाँ रहना पड़ेगा, फिर एक दिन हवाई जहाज में बिठा के आपको साइबेरिया के रेगिस्तान में छोड़ देंगे,
फिर किसी दिन दूसरे दिन किसने कहा कि नहीं, मैं पॉलिटिकल वार्ड से खबर लेके आया हूं कि आप सारे प्रिजनर्स को अब वो एक शिप में बिठाएंगी इंदिरा गांधी और उस शिप को समुद्र में डुबो देंगे। तो इस तरह की चीजें बार बार आती थी, तो मन में डर तो था लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सर और कौन कौन वो लोग थे जो कि जेल में आपके साथ रहे, जिन्होंने समय बिताया? अब आरएसएस के बहुत सारे लोग थे, जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग थे, उसमें बीजेपी तो नहीं थी, उसमें जनसंघ थी, उसके लोग थे, और फिर कम्युनिस्ट थे। सभी लोग एक वार्ड में थे। समझिए कि वो जो वार्ड था पॉलिटिकल वार्ड, हमारा वार्ड नंबर 11 और उसकी दीवार के पीछे दूसरा वार्ड था, वार्ड नंबर 13। 13 नंबर वार्ड में बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। उसमें चौधरी चरण सिंह थे, प्रकाश सिंह बादल थे, राज नारायण थे, और हमारे वार्ड में नॉर्मली जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे। मुझे याद है प्राणनाथ लेखी वहां थे, पीएन डोगरा राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल वो वहां थे, मदन दास देवी जो आरएसएस के बड़े लीडर थे वो उस वार्ड में थे। तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर उसमें जमात इस्लामी के ही लोग थे, वो अपना नमाज पढ़ते थे। आरएसएस के लोग शाखा लगाते थे, लेकिन खाने पीने का तरीका एक ही था। उसी वार्ड में जो घंटे वाला हलवाई है चांदनी चौक के, वो भी अरेस्ट करके जेल में थे, तो वो किचन के इंचार्ज थे, वो खाना बनवाते थे और सब लोग लाइन में बैठ के खाना खाते थे। उसमें कोई ये नहीं देखता था कि कौन जमात इस्लामी का है और कौन आरएसएस का है, कौन कम्युनिस्ट है और कौन जनसंघ का है, एक तरह का ऐसा। और सब लोग शाम को नारे लगाते, तो मेरी ड्यूटी ये थी नारे लगवाने की। तो वो तानाशाही के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ रात को आधा घंटा नारे लगाते थे। हम जानते थे ये आवाज कहीं बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अपने मन को संतोष था कि हम आवाज लगा रहे हैं और ये आवाज शायद कहीं गूंज करके देश में पहुंचेगी। किसी तरह का सर कम्युनिकेशन हुआ था सरकार से उस वक्त जब आप जेल में थे? लगभग इतने समय तक जेल में आपने समय बिताया? नहीं, कई महीनों तक तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। कोई किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन सरकार के साथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो जेलर थे, जो वहां लोग थे, उनसे कम्युनिकेशन होता था, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं था। ये भी नहीं पता था कि जेल के बाहर क्या हो रहा है। इसीलिए तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की डरावनी खबरें बार बार अंदर आती थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। हमारे घर के लोग कभी कभी जेल में मिलने आते थे। जब वो जेल में मिलने आते थे तो उनसे थोड़ा बहुत बाहर के दुनिया के बारे में पता चलता था, लेकिन वो ज्यादातर घर की बातें, परिवार की बातें यही करते थे। और उस समय जेल से मैं लेटर्स लिखा करता था अपने भाई को, अपने फादर को। तो वो लेटर्स जब मैं बाद में देखता हूं तो मुझे वो देख करके बड़ा वो दिन याद आते हैं कि मैं कैसे कैसी तकलीफ अंदर थी और क्या क्या हम लिखा करते थे उस समय, और घर वालों को क्या फील होता होगा, ये बड़ी बात थी। सर जब जेल से बाहर आए तब आपने क्या आगे का सफर किस तरह से तय किया? जेल से बाहर आए तो वो आजादी का वक्त था। ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने बरसों के बाद एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है, अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। तो मुझे याद है कि सबसे पहले एक मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें चौधरी चरण सिंह ने एक छोटे से ग्रुप के साथ बात की, जिसमें सब पार्टियों के लोग थे, क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो गए थे, और ये तय किया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा की जाए। तो सबने कहा रामलीला मैदान में कोई नहीं आएगा, इतने आप भर नहीं पाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कमरे में सभा कर लेते हैं। फिर दिल्ली के एक एमपी थे कंवरलाल गुप्ता, उन्होंने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लॉन में कर लेते हैं। फिर तीसरा जब वहां तक आया और देखा कि लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आना चाहते लोग, फिर तय किया गया नहीं, रामलीला मैदान में ही करेंगे, लेकिन आधा रामलीला मैदान कवर करेंगे, आधे को छोड़ देंगे। और मुझे याद है जब वो पब्लिक मीटिंग हुई, रामलीला मैदान तो खचाखच भरा हुआ था। उसके आसपास की जो सड़कें थी, आसफ अली रोड, दरियागंज, पांव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन लोगों को रोकने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूरदर्शन पर उसी वक्त बॉबी फिल्म दिखाई गई थी, ताकि लोग उसको बॉबी फिल्म देखने के चले जाएं और घर पे बैठ के बॉबी देखें और पब्लिक मीट में देखें। वो मैदान पूरा भरा हुआ था, सब लोगों के भाषण हुए, और मैं तो बहुत छोटा था, पीछे खड़ा था। शुरू में मजमा लगाने के लिए मुझे मौका दिया गया था, 1-1.5 घंटे तक बहुत भाषण दिया था, लेकिन बाद में स्टेज के पीछे खड़े होकर मैं देख रहा था पब्लिक का जोश। और मुझे आज भी याद है कि आखिरी भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का था, क्योंकि वो सबसे बड़े बेहतर वक्ता माने जाते थे। और अटल जी जब बोलने के लिए खड़े हुए, उनसे पहले मोरारजी देसाई और बाकी लोग बोल चुके थे,
अटल जी जब खड़े हुए तो बहुत देर तक तालियां बजती रही। फिर मुझे याद है अटल जी ने 4 लाइनें सबसे पहले की, उन्होंने कहा कि मुद्दतों के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को हैं बहुत से अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। उसके बाद बहुत देर तक तालियां बजती रही और फिर अटल जी ने जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा को चलाता है, जैसे मेस्मराइज करता है पूरे पब्लिक को, ऐसा उनका भाषण था। और मुझे याद है उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में जिन लोगों के भाई जेल में हैं वो बाहर आ जाएंगे, बहनों की कलाई पर राखी बांधने वाला कोई आ जाएगा, जिनकी नौकरियां चलेगी उनको नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन जिनकी नसबंदी हो गई उनकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो उसमें ह्यूमर भी था, दर्द भी था, और वो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक भाषण था उनका, अभी भी मुझे याद है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। वो 1 बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला तो भी, 15 बार बोला तो भी इनके मुंह से नहीं निकला। विश्व गुरु कहाँ बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया, वो ट्रंप बोलता है मैं सुलझाया, बोलता है नहीं। आप बोलो भाई कुछ तो। ट्रंप कहता है कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समस्याओं को छुड़वाया, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, बहुत देर तक चलती थी, अणुबॉम्ब की लड़ाई होती थी, उन्होंने कहा। और इनके मुंह से कुछ नहीं निकला, बैठे चुप बैठे। वो 1 बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला तो भी, 15 बार बोला तो भी इनके मुंह से नहीं निकला। अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं, ऐसा आपने कहा नहीं। किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहां बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते हैं इलेक्शन के लिए। ये किसी देश में हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर फिर एक बार ट्रंप अपनी बात बोलते हैं, वो फिर एक बार मोदी, वो अलग बात है। लेकिन दूसरों के इलेक्शन में जाके, अमेरिका में जाके आप बोलते हो फिर एक बार ट्रंप। और ट्रंप ने क्या बोला, अरे भाई
तुम दोनों का झगड़ा मैंने सुलझाया। तो ये इनके इतने अवगुण रहते हुए भी वो हीरो बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि संविधान को बचाने वाले सिर्फ इस देश के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, और जो लोगों में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग हैं। ये लोग तो संविधान में विश्वास भी नहीं, संविधान के तहत चलना भी नहीं चाहते। आज चुप वो संविधान को जब जीत के आने के बाद वहां पर जाकर माथा टेका, वो एक ही काम उनका हुआ। उसके बाद कभी संविधान की बात और संविधान के तहत काम करने का काम उन्होंने नहीं किया। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक 25 जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, जिस लोकतंत्र को लेकर के विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? जो पाप कांग्रेस ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन
50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। भारत के संविधान का गला, ये भारत के नागरिकों के साथ हम भारत के लोग का जो संकल्प भारत के संविधान के प्रेम्बल में प्रारंभ होता है, उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात था। उनके संकल्पों को चकनाचूर करने की एक कुत्सित चेष्टा थी। कैसे प्रेम्बल तक में देर रात्रि में उन्होंने संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ करके भारत की आत्मा पर कुठाराघात करने का कार्य किया था, संविधान की आत्मा को चकनाचूर किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और अफसोसजनक तो ये कि पहले आम चुनाव के बाद बनी हुई तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के लगातार जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान को अपमानित करने का कोई मौका गंवाया नहीं। याद करिए, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भारत माता के उस महान सपूत के प्रति हमें श्रद्धान्वित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। देश की आजादी के बाद भारत माता की किसी सपूत ने नारा दिया था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जब देश एक संविधान 1950 में लागू करता है, एक संविधान के तहत पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के एक संकल्प के साथ उसको लागू करता है, तो फिर कश्मीर के लिए पृथक व्यवस्था क्यों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यही तो बोला था, यही तो प्रश्न उठाया था, और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। कश्मीर में धारा 370 लागू करने का पाप ये कांग्रेस की सरकार का पाप है। मीडिया के गले को घोंटने का काम ये कांग्रेस की सरकार का काम है। मौलिक स्वतंत्रता को रौंदने का काम संविधान लागू होने के तत्काल बाद से कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने प्रारंभ किया, और इस सिलसिला जो वहां से प्रारंभ हुआ 1952 रहा हो, 1975 में उसकी पराकाष्ठा थी, और फिर उसके बाद 1984 में सिक्कों का कत्लेआम रहा हो, या फिर देश के अंदर जब याद करिए श्री राहुल गांधी के द्वारा देश के अंदर विधेयक की प्रति देश के संसद के फ्लोर में फाड़ी जाती है। ये सभी कृत्य अलोकतांत्रिक हैं, संविधान का अपमान करने वाले हैं, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, और इस कृत्य के साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ता हुआ दिखाई देता है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं। इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए। आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूं क्या जनता ने दी, ये कहूं मारा, अब उनको बुद्धि आ गई तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए शब्द कहे हैं, वो निंदनीय है। खड़गे जी हो चाहे जयराम रमेश जी हो, इन लोगों को पता नहीं है कि इमरजेंसी का दंश क्या था। इस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है कि यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है। आदरणीय सोनिया गांधी जी का परिवार, उनके माता पिता कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में। इमरजेंसी के 50 साल जो कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म किया था, उसको हमने फिर बहाल करके इमरजेंसी को हमने खत्म किया और उसके बारे में वो चाहते हैं कि सारे स्टेट में वो मनाया जाए और ये जो संविधान का खातिला हुआ है, इसका उन्होंने हर स्टेट में ये प्रचार करने के लिए आज वो हर जगह अपने जो एक लेटर लिखकर, यानी सरकार ने लेटर लिखी और
उसमें बहुत कुछ बातें कही है, आप सबको मालूम है, फिर मैं वो दोहराता नहीं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए। और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया और उन्होंने जहां तक कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई और वो ये चाहते थे कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बनाया है, उसमें हमारा पारंपरिक जो संस्कृति है, उसके अंश इसमें कुछ भी नहीं है। चाहे वो अपने मनुस्मृति के तत्व हो या वो जो खास करके बीजेपी विश्वास रखती है, उन तत्वों का उसमें उल्लेख नहीं है। इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये कहने वाले लोग आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूं क्या जनता ने दी, ये कहूं, मारा अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं कौन क्या कहा ये नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों? उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है।
बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है? और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। और उसी के साथ ये लोग गरीबों की भलाई और संविधान के साथ चलने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई है, इतना गैप हो गया है कि उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते या नजदीक नहीं ला सकते। आज एक विशेष दिन है। आप सभी जानते हैं कि देश के लोकतंत्र पे हमला इमरजेंसी के रूप में, आपातकाल के रूप में आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। स्वाभाविक है, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और दोबारा इतिहास में हुई गलतियां कभी एक लोकतांत्रिक देश में ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए शब्द कहे हैं, वो निंदनीय है। खड़गे जी हो चाहे जयराम रमेश जी हो। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक OTT चैनल्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD 1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी।